जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूछे गए पूर्व के प्रश्न पत्रों का कि व्याख्या कैसे किया जाएगा, और आज गतांक से आगे का हम चर्चा करेंगे 2014 का विधि प्रश्न पत्र द्वितीय प्रक्रिया एवं साक्ष्य का। विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। साथ में कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। विषय पर आते हैं। विषय चूँकि आज का समझ जाइए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं बहुत ही एक प्रकार से कह लीजिए कि PCS जे वालों के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये HGS में पूछा है। और एक क्वेश्चन इसका पहला तो रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड वाला जो है वो एविडेंस एक्ट का जो है 65B पे क्वेश्चन है, और इस पे हमारे कुछ शुभचिंतक गणों का कमेंट भी आया, फ़ोन भी आया कि कृपया इस पर वीडियो बनाएं। तो अच्छा है कि कम से कम इस क्वेश्चन को इसमें पूछ दिया गया है, तो मैं इस पर बता देता हूँ कि इसमें क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भवानी प्रसाद जेना बनाम कन्वेनर सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन तथा अन्य 2010, सेल्वी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2010 तथा दीपनविता राय बनाम रोनोब्रतो राय सिविल अपील संख्या इतना 2014, निर्णित 15/10/2014 के आदेतन निर्णय में पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट और DNA टेस्ट के जैसे वैज्ञानिक तकनीक के संबंध में पैतृत्व की विधि को समाहित करते हुए इसकी सुसंगतता और ग्राह्यता में भेद की विवेचना कीजिए। देखिए, जो सुसंगतता और ग्राह्यता है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 6 से लेकर 55 तक की जो बातें कही गई हैं उसमें उन सब फैक्ट को रिलेवेंट बताया गया है जिसको न्यायालय में एडमिसेबल के रूप में देखा जाता है, कि मतलब उसकी ग्राह्यता होती है। अब बाकी के जो अध्यायों में है उसमें प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि जो सुसंगत हैं वो किस तरीके से ग्राह्य किए जाएंगे। अब ये एक धारा 112 है, उसमें पैतृकता की बात आती है, तो उसमें एक 2 तरह की उपधारणाएँ हैं। है तो उपधारा एक ही जो निश्चायक उपधारणा की बात करता है, लेकिन उसमें एक जो अपवाद है कि उस निश्चायक जो फैक्ट है उसको खंडित किया जा सकता है यदि यह बात साबित कर दिया जाए कि जिन व्यक्तियों का विवाह की बात की जा रही है, वैध विवाह के दौरान जो उत्पन्न बच्चे हुए हैं, उस बच्चे के गर्भधारण के समय उनका पहुंच नहीं था, यानी कि वो पहुंच से बाहर थे, इसलिए गर्भधारण करना संभव नहीं था। अगर यह बात साबित कर दिया जाता है तो ये निश्चायक सबूत होने के बावजूद भी ये खंडनीय हो जाएगा। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी घुमा फिरा करके इसी फैक्ट को लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है धारा 112 से संबंधित। धारा 112 एविडेंस एक्ट का जो है वो ये कह रहा है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि वह दर्शित न कर दिया जा सके कि विवाह के पक्षकार का परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। तो ये जो इसमें उपधारणा की बात कही गई है वो निश्चायक उपधारणा है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता है। और जब आप धारा 4 पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि निश्चायक उपधारणा क्या है। निश्चायक उपधारणा का मतलब ये होता है कि जब एक तथ्य किसी पूर्व के तथ्य पर साबित हुए हों, यानी कि एक तथ्य के ऊपर कोई दूसरा तथ्य अपने आप साबित हो जाए,
तो इस बाद वाले तथ्य पे किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा उसके खंडन के लिए। यही निश्चायक सबूत के रूप में इसको उपधारणाओं के रूप में इसको माना जाता है। इसमें भी यही बात कहा गया कि यदि वैध विवाह के दौरान कोई पुत्र उत्पन्न होता है या जो पति है उसके मरने के उपरांत और जो विधवा है अगर उसने पुनर्विवाह नहीं किया है तो 280 दिन के भीतर पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका धर्मज पुत्र माना जाएगा जिस व्यक्ति से वैध विवाह हुआ है। अब इसमें जो खंडनीय उपधारणा की बात है वो यही है कि उनका पारस्परिक पहुंच नहीं हुआ हो गर्भाधान के समय। अब आते हैं हम लोग इस केस पर। तो जो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था उसमें 2010 में ये कहा गया था कि नार्को एनालिसिस टेस्ट स्वेच्छा या अस्वेच्छा पॉलीग्राफ और ब्रेन फिंगरप्रिंट परीक्षणों के अधीन किया जाना निर्दयतापूर्ण, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि इसको मना किया गया कि धारा 112 के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) को जो स्वयं को अपराध में फंसाने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है का अतिक्रमण है। अब यह बात तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में कह दिया गया, लेकिन पुनः यह बात प्रश्न आया फिर न्यायालय के सामने कि जो व्यक्ति इनोसेंट है यानी कि जिसकी कोई गलती नहीं है उसके ऊपर जबरन पैतृकता का जो आरोप है उसको थोपा जाना क्या सही है। तो इसलिए जो हाल फिलहाल के जो डिसीजन आए जो उसके बाद का जो मैं बता रहा हूँ तो उसमें इस चीज़ को ये माना गया कि बाकी के मामले में तो ये जो है इसका परमिशन नहीं दिया जा सकता है, किंतु यदि पैतृकता के संबंध में यदि एकमात्र उसके अलावा कोई उपाय नहीं है DNA टेस्ट के या नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट के फिंगरप्रिंट के, तो अब ऑप्शन क्या होगा। तो इसके लिए नेसेसिटी है कि उसको परमिशन दिया जाए और सिर्फ 112 के जो अपवाद हैं उसी के प्रयोग करने के लिए दिया जाएगा, अन्य किसी मामले में नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। गौतम कुंडू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में धारित किया गया कि भारत में न्यायालय सामान्य मामले में रक्त जांच का आदेश नहीं दे सकते। इसके लिए पहली ही दृष्टि में बहुत मजबूत केस होना चाहिए जिसमें धारा 112 के उपधारणा को दूर करने के लिए पति साबित करे कि उसकी पहुंच पत्नी तक नहीं थी। अब यह बात जब साबित करेगा तब उसके बारे में कुछ बात होगी। अब भवानी प्रसाद जेना बनाम उड़ीसा राज्य महिला आयोग के मामले में क्या हुआ था उसको देख लेते हैं। इसमें भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति दिया कि न्यायालय को DNA टेस्ट कराने का आदेश देने से पूर्व पक्षकारों के हितों का संतुलन देखना चाहिए कि क्या एक न्यायपूर्ण निर्णय के लिए DNA जांच अनिवार्य है। अब यहाँ तक तो अभी ऊहापोह चल रहा था, लेकिन सन 2014 में दीपान्विता राय बनाम रोनो व्रत राय जो आया केस, इसमें देखिए क्या कहा गया था कि अवधारित किया गया कि DNA जांच सबसे अधिक वैध और पूर्ण वैज्ञानिक साधन है। कोई भी पति या पत्नी इसका प्रयोग अपनी सत्यता की जांच के लिए कर सकता है। DNA का प्रमाण धारा 112 के उपधारणा के खंडन के लिए पर्याप्त है। एक पत्नी DNA जांच से इनकार कर सकती है। उसके द्वारा DNA जांच से इनकार की स्थिति में उसकी सत्यता का आक्षेप का निर्धारण संबंधित न्यायालय द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खंड यच में दी गई उपधारणा को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। इस तरीके से लास्ट में इस बात को स्वीकार किया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा सन 2014 में कि जहां किसी बच्चे की धर्मजत्व की बात आती है तो उसमें यदि पति डिनाई करता है, अब पति मर गया है, अब चूँकि इसके बाद जो है क्या नाम है कि 280 दिन के बाद बच्चा पैदा होता है, पत्य पैदा होता है, तो फिर उसके धर्मजता के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माना जाएगा कि भाई उसी का है। अगर उसको ऐसा डिस्प्यूट बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ अन्याय होगा, गलती चाहे किसी की हो। लेकिन जहाँ पति और पत्नी दोनों जीवित हैं और इसी बात का डिस्प्यूट है कि बच्चा है किसका, और पति भी डिनाई कर रहा है इस बात का कि मेरा नहीं है, तो इस बात को इसको साबित करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन फिंगरप्रिंट जो बात कही गई थी सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में, उस टेस्ट को DNA टेस्ट को परमिशन दिया जाए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण किया जा सकता है एनालिसिस तरीके से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है कि इस वीडियो में पूरा ना हो पाए, मैं कोशिश करूँगा
कि इसको किसी तरीके से समेटते हुए कर लें। आप लोग को मेन चीज़ मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग बेयरक्ट से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी तो है लेकिन समझने की दृष्टि से बहुत ही शार्ट में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में किन संशोधनों को प्रस्तावित करते हैं, दृष्टांत सहित उत्तर दीजिए। देखिए जो 65 है तो उसमें 65A और 65B को अमेंडमेंट करके लाया गया, और 65 ये कह रहा है कि special provisions as to evidence relating to electronic record. The contents of electronic record may be proved in accordance with the provisions of section 65B. मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को साबित करना होगा तो 65B जो है कैपिटल B उसके अनुसार साबित किया जाएगा। अब सेक्शन 65B क्या कह रहा है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अभिलेखों की ग्राह्यता कैसे होगी उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें देखिए 5 क्लास दिए गए हैं। क्लास 1 कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आउटपुट किया गया है उसको ये एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में ट्रीट करेंगे, मतलब डिम्ड टू डॉक्यूमेंट मानेंगे, और इसमें सेल का प्रयोग किया गया है, यानी कि मैंडेटरी है। अब किस टाइप के इंफॉर्मेशन होंगे तो ये कह रहा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच इज प्रिंटेड ऑन ए पेपर, यानी कोई पेपर पे प्रिंट आउट किया गया हो, स्टोर्ड किया गया हो, रिकॉर्डेड कोई रिकॉर्ड में फॉर्म में हो, और कॉपीड इन ऑप्टिकल या ऑप्टिकल के रूप में हो कॉपी उसकी, आर मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर, या कोई मैग्नेटिक मीडिया प्रोड्यूस के रूप में हो, CD-UD के रूप में, या किसी प्रकार का जो पेन ड्राइव वगैरह है उसके रूप में, बाय ए कंप्यूटर हियरिन आफ्टर रेफर्ड टू एज द कंप्यूटर आउटपुट, यानी कि जो इसके पश्चात कंप्यूटर आउटपुट कहा गया है, शैल बी डीम्ड टू बी आल्सो ए डॉक्यूमेंट। इसको क्या समझा जाएगा? डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। ये शैल भी शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि जितने तरीके के हैं इंफॉर्मेशन, चाहे प्रिंटेड हो, स्टोर्ड हो, रिकॉर्डेड हो, कॉपीड हो, ऑप्टिकल में हो, मैग्नेटिक रूप में हो, इन सबको क्या बोला जाएगा? ये कह रहा है कि डीम्ड टू बी ए आल्सो ए डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद कह रहा है कि इफ द कंडीशन मेंशन्ड इन दिस सेक्शंस आर सेटिस्फाइड इन रिलेशन टू ए इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर इन क्वेश्चन एंड शैल बी एडमिसेबल इन एनी प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो कंडीशन दिए गए हैं मेंशन इसके पश्चात उसको सेटिस्फाइड करता है तो इसको ग्राह्य किया जाएगा किसी प्रक्रिया में, विदाउट फर्दर प्रूफ आर प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल। अब सोचिए कि किस तरीके से इसको एडमिशन किया जाएगा। ये कह रहा है विदाउट फर्दर प्रूफ, माने किसी आगे किसी साक्ष्य के बिना, आर प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल एज एविडेंस ऑफ एनी कंटेंट्स ऑफ दिस ओरिजिनल आर ऑफ एनी फैक्ट स्टार्टेड देयरिन ऑफ विच डायरेक्ट एविडेंस वुड बी एडमिसेबल। जो इसमें कह रहा है कि ओरिजिनल के रूप में इसको ट्रीट किया जाएगा, या अगर जो उसका कोई इस तरीके से भी हो तब भी उसको जो ये बात कह रहा है उसके बातों को सत्यता के रूप में, एविडेंस के रूप में ग्राह्य माना जाएगा। तो इस तरीके से अब कंडीशन की बात कहाँ है, ये इसके उपधारा 2 में बताया गया है, जिसको सेटिस्फाइड करना जरूरी है। अब ये कह रहा है कि द कंडीशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर आउटपुट शैल बी द फॉलोइंग, नेमली, जो कंप्यूटर आउटपुट की बात कही गई है उपधारा 1 में, अब वो आउटपुट किस तरीके का होना चाहिए। तो पहले तो ये कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर आउटपुट में है, जो इसका उपधारा 2 का ए बता रहा है, वो कह रहा है कि रेगुलरली यूज होना चाहिए उस कंप्यूटर में, और उसको ऐसे व्यक्ति द्वारा हैंडल किया जा रहा हो, पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल, यानी कि ऐसे व्यक्ति के
लॉफुल कंट्रोल में उसका यूज किया जा रहा हो। अब ये कह रहा है कि द कंप्यूटर आउटपुट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द पीरियड ओवर which the computer was used regularly to store or process information for the purposes of any activities regularly carried on over that period by the persons having lawful control over the use of the computer। मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा जो लॉफुल तरीके से उस पर कंट्रोल रखा है उस कंप्यूटर पे और उसको रेगुलरली यूज किया जाता है और उसमें स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, इसको कंप्यूटर आउटपुट बोला जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि जो आउटपुट इन्फॉर्मेशन हो वो रेगुलरली फेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको किसी पार्टिकुलर टाइम पे कर लिया गया फेड और उसको मान लिया जाएगा कि ये कंप्यूटर आउटपुट है और ये एक प्रकार से डॉक्यूमेंट है। ये कह रहा है बी इसका कि ड्यूरिंग द सेड पीरियड इंफॉर्मेशन ऑफ द काइंड कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर ऑफ द काइंड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन सो कंटेंट इन डिराइव्ड was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities। ये ordinary course of the said activities की बात कर रहा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी अकेजन पे या किसी इस तरीके का यानी कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डिनरी जो है कोर्स ऑफ दी एक्टिविटीज़ होना चाहिए। तीसरे में ये कह रहा सी में इसका कि जो कुछ भी ये आउटपुट है मटेरियल है इसको प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए। अब प्रॉपरली ऑपरेट किस तरीके से ये कह रहा है कि थ्रो आउट द मटेरियल पार्ट ऑफ द सेड पीरियड, जो पीरियड हो रहा है जिस पीरियड में कहा गया है, जो मटेरियल पार्ट जो बताया गया है उसके ऊपर वाले धाराओं में, द कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपरली और इफ नॉट then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operating during that part of this period was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents। मतलब ये जो कुछ भी होना चाहिए प्रॉपरली ऑपरेट होना चाहिए। और आखिरी डी में कह रहा है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ दी सेड एक्टिविटी में होना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने बी में देखा है जो फेड हो रहा था। अब ये क्या कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिप्रोड्यूस्ड आर इज डिराइव्ड फ्रॉम सच इंफॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द सेड एक्टिविटी। अगर इस तरीके के कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो उसको आउटपुट कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन समझा जाएगा और आउटपुट कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन है उसको डिम टू शैल बी डॉक्यूमेंट्स के रूप में ट्रीट किया जाएगा। अब तीसरा जो कह रहा है इसका क्लाज, अब ये तीसरा क्लाज ये कह रहा है कि जो ये कंप्यूटर की बात कहा जा रहा है आउटपुट कंप्यूटर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंप्यूटर हो, इसके सक्सेसिव कंप्यूटर भी हो सकते हैं, कई कंप्यूटरों को मिला करके हो सकता है, या अलग अलग कंप्यूटरों को एक साथ कोई हैंडल कर रहा है, तो इस तरीके से भी होगा तो उसको भी एक ही कंप्यूटर माना जाएगा। तीसरे में कह रहा है करेगी वेयर ओवर एनी पीरियड द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग ऑफ आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द purposes of any activities regularly carried on over that period as mentioned in clause A of subsection 2 was regularly performed by computers whether। अब ये किस कंडीशन में एक ही कंप्यूटर माना जाएगा? बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग ओवर दैट पीरियड, माने कई कंप्यूटरों को कंबाइन करके ही हुआ हो। दूसरा कह रहा है कि बाई डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन सक्सेशन ओवर दैट पीरियड। तीसरा कह रहा है सी इसका बाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग इन सक्सेशन ओवर दैट पीरियड, मतलब अगर जो 3 कंप्यूटरों में कहीं स्टोर किया गया और पता चला वो भर गया तो उसके जगह फिर कोई दूसरा कंप्यूटर लाया गया तो वो भी उसी कंप्यूटर को माना जाएगा कि ये कंप्यूटर है। डी करे कि इन एनी अदर मैनर इन्वॉल्विंग द सक्सेसिव ऑपरेशन ओवर दैट पीरियड इन वाट एवर ओवर ऑर्डर ऑफ वन आर मोर कंप्यूटर एंड वन आर मोर कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स।
इस तरीके का होगा तो अब उसको क्या कहेंगे, ऑल द कंप्यूटर यूज फॉर दैट पर्पज ड्यूरिंग दैट पीरियड शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन एज कंस्टिट्यूटिंग ए सिंगल कंप्यूटर। यानी कि ये जितने भी फार्म में बताए गए हैं, चाहे कंबाइंड हो, चाहे अलग अलग कंप्यूटर हो, चाहे सक्सेसिव कंप्यूटर हो, सभी को एक कंप्यूटर माना जाएगा, सिंगल कंप्यूटर। एंड रेफरेंस इन दिस सेक्शन टू ए कंप्यूटर शैल बी ए कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब ये जो भी उसके अनुसार जो अकॉर्ड किया जा रहा है उसको माना जाएगा। अब चौथे में ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी है, जो धारा 2 में कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और उस कंडीशन के बारे में कह रहा है कि एक ही कंप्यूटर माना जाएगा उपधारा 3 में। अब ये कह रहा है कि इसको प्रस्तुत कैसे किया जाएगा, तो ये सर्टिफिकेट फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा, ये उपधारा 4 कह रहा है। अब सर्टिफिकेट फार्म में होगा क्या, ये कह रहा है कि इन एनी प्रोसीडिंग्स वेयर इट इज डिजायर टू गिव ए स्टेटमेंट इन एविडेंस बाई virtue of this section a certificate doing any of the following things that is to say। अब इसमें भी 3 बातें कही गई हैं। एक कह रहा है कि आइडेंटिफाइंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंटेनिंग द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग द मैनर इन विच इट वाज प्रोड्यूस्ड। आपको ये बताना होगा कि आप CD में दे रहे हैं कि पेन ड्राइव में दे रहे हैं कि किस फॉर्म में दे रहे हैं, इस बात का आपको डिस्क्राइब करना होगा। बी कह रहा है कि गिविंग सच पार्टिकुलर्स ऑफ एनी डिवाइस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज मे बी एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर। और इस बात का आपको शो करना होगा पार्टिकुलर्स उसके बारे में कि इसमें क्या क्या आप कर रहे हैं, माने उस पार्टिकुलर्स को भी आपको शो करना होगा उस कंप्यूटर के आउटपुट को। और सी कह रहा है कि डीलिंग विथ एनी ऑफ द मैटर्स टू विच द कंडीशंस मेंशन इन सब सेक्शन 2 रिलेट एंड purporting to be signed by a person occupying a reasonable responsible official position in relations to the operations of the relevant device। अब ये देगा कौन, कह रहा है कि वो उस व्यक्ति द्वारा साइंड भी किया जाएगा जो उसको ऑपरेट कर रहा है और लॉफुल तरीके से ऑपरेट कर रहा था, उस व्यक्ति द्वारा मतलब जो हैंडल कर रहा था, ऑक्युपाइंग कर रहा था, उसके द्वारा साइंड भी होना चाहिए उस सर्टिफिकेट पर। आर द मैनेजमेंट ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटीज विच एवर इज ऑपरेटिंग एप्रोप्रिएट shall be evidence of any matters stated in the certificate, and for the purposes of this subsection it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it। मतलब उसको इस बात का भी घोषणा करना होगा कि उसके बेस्ट ऑफ नॉलेज में है और उस पर वो विश्वास करता है कि ये सब बातें सत्य हैं, और इस तरीके से वो सर्टिफाइड कापी जो है न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अब 5वां कह रहा है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन इंफॉर्मेशन शैल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू ए कंप्यूटर इफ इट इज ए सप्लाइड देयर टू इन एनी एप्रोप्रिएट फॉर्म एंड वेदर इट इज सो सप्लाइड डायरेक्टली और विथ और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बाई मीन्स एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। अब ये कह रहा है कि चाहे तो वो किसी ह्यूमन द्वारा उसको ऑक्युपाइड किया गया हो या ऑटोमेटिक सिस्टम में कोई सिस्टम है उस तरीके से ऑक्युपाइड किया गया हो, तो दोनों चीज़ों को ये कह रहा है कि ये माना जाएगा कि ये एप्रोप्रिएट जो है इक्विपमेंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। 20 का कह रहा है कि वेदर इन द कोर्स ऑफ एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय एनी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड विथ ए व्यू टू इट्स बीइंग स्टोर्ड और proceeds for the purpose of those activities by a computer operated otherwise than in the course of those activities, that information if duly supplied to that computer shall be taken to be supplied to it in the course of those activities। चाहे वो कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ के रूप में दिया गया हो या अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज़ में दिया गया हो,
दोनों को ये कंबाइन करके बता रहा है कि दोनों का वही महत्व होगा जितना कि कोर्स ऑफ दोज एक्टिविटीज में होगा। और सी कह रहा है कि ए कंप्यूटर आउटपुट शैल बी टेकन टू हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाई ए कंप्यूटर वेदर इट वाज प्रोड्यूस्ड बाई इट डायरेक्टली आर विथ आर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बाय मीन्स ऑफ एनी एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। अब ये कह रहा है चाहे तो डायरेक्टली हो या इस विथ या विदाउट इंटरवेंशन, ह्यूमन जो इंटरवेंशन है अगर जो किया जा रहा है तो वो फिर एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट के रूप में माना जाएगा और उसको आप प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में तो वो फिर वही उपधारा 1 के तहत डीम टू डॉक्यूमेंट होगा और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में। एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन शैल बी ए रेफरेंस टू इट्स बीइंग डिराइव्ड देयर फ्रॉम बाई कैलकुलेशन कंपैरिजन्स और एनी अदर प्रोसेस। मतलब उसको उसके प्रति भी निर्देश ये कह रहा है चाहे वो कैलकुलेशन के रूप में हो चाहे कंपैरिजन के रूप में हो यानी कि तुलनात्मक हो या अदर कोई प्रोसेस की बात हो तो उसके प्रति भी निर्देश यहाँ पे यही कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन के रूप में माना जाएगा। और इस तरीके से उपधारा 1 में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर आउटपुट माना जाएगा और शैल बी डिम शैल बी ये क्या माना जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो जब डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा तो इसके रूप में उसको न्यायालय में उपधारा 4 के अधीन जो सर्टिफाइड व्यक्ति है माने कि जो सर्टिफाइड और साइन करके दे रहा है उस चीज़ को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि आप लोग को ये बातें कम समय में समझ में आई होगी। जब आप बेयर एक्ट माइन्यूटली पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो आप लोग को सभी बातें समझ में आ जाएंगी। चूँकि यहाँ एक केस आप लोग को मैं बताना भूल गया, इसमें एक केस है अनवर पीवी बनाम पीके बशीर का, सफ़ी मोहम्मद बनाम हिमाचल राज्य का है, टॉमसो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का है और तीनों का निष्कर्ष जो है अर्जुन वर्सेज कैलाश के मामले में सन 2020 में दिया गया था। और इसमें यह बात कहा गया कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं भी है तो भी ये डॉक्यूमेंट के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। चूँकि ये बहुत ही क्रिटिकल जो है 65 कैपिटल बी बना दिया गया था क्योंकि इसमें बिना सर्टिफाइड कॉपी के वो मान्य ही नहीं होगा। क्योंकि उपधारा 4 यदि यही बात कह रहा है कि सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए और साइंड बाई उस व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जो अपने संरक्षण में उस चीज़ को ऑक्युपाई किया हो। तो अगर जो ऐसा नहीं है तो क्या नहीं होगा भाई, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं या कहीं से उसका कॉपी बना लिया जाता है पेन ड्राइव में या स्पाई कैमरा से बना लिया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को भी एडमिट कैसे किया जाएगा, तो इसीलिए अर्जुन वर्सेज कैलाश का जो 2020 का मामला है उसमें इन सब बातों को ओवररूल्ड करते हुए इस बात को कहा गया कि नहीं ये भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में माने जाएंगे और इसको भी एडमिसेबल के रूप में मतलब ग्राह्य किया गया। तो हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चूँकि यही क्वेश्चन दोनों मिला करके पूरा समय हम लोग का लगभग आधे घंटा पूरा होने वाला है, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चनों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे बातों को जरूर समझे होंगे। बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा, जिन केसों का मैंने चर्चा किया उसको केसों को भी एक बार देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।